अक्सर ये माना जाता है ना कि T20 क्रिकेट में अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर 10 साल गुजार चुका है तो वो हर तरह का दबाव झेलना सीख ही जाता है। हाँ बिल्कुल, अनुभव से एक तरह की शांति आती है मैदान पर। सही कहा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में से एक एकदम असहाय और दिशाहीन नजर आता है, वो भी सिर्फ एक 19 साल के लड़के के सामने? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब उस लड़के के बल्ले के वजन में नहीं है। तो फिर कहाँ है? इसका जवाब उसके दिमाग में छिपे उस पैनिक बटन की गैर मौजूदगी में है। मतलब उसे घबराना आता ही नहीं है। क्या बात है। और आज की इस डीप डाइव चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। IPL 2026 का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से मात दी। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे मैच की बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट्स और डेटा, वो साफ बताते हैं कि ये मुकाबला बल्ले और गेंद से ज्यादा दिमाग और मनोवैज्ञानिक युद्ध के स्तर पर लड़ा गया था। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे पैनिक यानी घबराहट किसी भी शानदार रणनीति को पल भर में तार तार कर सकती है, और कैसे इस एक मैच के नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल के गणित को उलझा कर रख दिया है। तो इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत अगर देखें तो वो टॉस के समय हो गई थी। हाँ, वो अजिंक्य रहाणे का फैसला। बिल्कुल, कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये निर्णय पूरी तरह से उस ओस पर आधारित था जो दूसरी पारी में मैदान पर गिरने वाली थी। मतलब रणनीति बहुत साफ थी, शुरुआत में रन रोको, है ना? हाँ, शुरुआत में रन रोको और बाद में जब ओस के कारण गेंद गीली हो जाए और स्पिनरों के हाथ से फिसलने लगे, तब आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लो। ये एक बहुत ही क्लासिक वेटिंग गेम था। लेकिन ये वेटिंग गेम तो एक जुए की तरह होता है। मतलब इसमें ये मानकर चला जाता है कि हालात आपके पक्ष में ही होंगे। सही कहा। और मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये दाव काम करता हुआ दिखा भी। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट। चेन्नई के कप्तान जो इतने बेहतरीन फॉर्म में थे, वो बहुत ही सतर्क शुरुआत करने के बाद सिर्फ 7 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। अनुकूल रॉय की गेंद थी वो मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मिड विकेट पर रोवमैन पॉवेल ने वो कैच लपका था। और उस समय मैदान का जो सन्नाटा था ना, वो चीख चीख कर बता रहा था कि कोलकाता का रन रोकने का जो पहला चरण है वो पूरी तरह सफल हो गया है। और उस रणनीति के हिसाब से अब चेन्नई को एक रक्षात्मक खोल में चले जाना चाहिए था। मतलब विकेट गिर गया है तो अब संभल कर खेलो। लेकिन यहीं पर तो खेल का सबसे बड़ा मोड़ आता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई टीम ये उम्मीद कर रही होती है कि सामने वाला रक्षात्मक होगा, तब अगर पलटवार हो जाए तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है। वो मैदान पर आए, उनके सामने थे कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन जो अपनी भयानक गति और उछाल के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और म्हात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन बनाए। लेकिन जो चीज विश्लेषकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कैमरून ग्रीन का वो एक ओवर। अरे बाप रे, वो ओवर! एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके। बिल्कुल, ग्रीन के उस ओवर से 21 रन आए। मतलब ये सिर्फ आक्रामकता नहीं थी, ये विपक्षी टीम के उस वेटिंग गेम को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना था। मुझे ना म्हात्रे की उस पारी का थोड़ा तकनीकी पहलू समझना है। मतलब कैमरून ग्रीन कोई ऐसे साधारण घरेलू गेंदबाज तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के खिलाफ लगातार गेंदबाजी करते हैं। वही तो, उनके पास वो अनुभव है जो उन्हें बताता है कि जब कोई बल्लेबाज आक्रामक हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। फिर एक नया लड़का, एकदम नया, उनके खिलाफ इतनी आसानी से बाउंड्री कैसे खोज रहा था? क्या ग्रीन अपनी लाइन भूल गए थे या म्हात्रे ने उनका पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया था? म्हात्रे ने ग्रीन की लय को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी तोड़ दिया। देखो, होता क्या है कि तेज गेंदबाज हमेशा एक ट्रिगर मूवमेंट की उम्मीद करता है। ट्रिगर मूवमेंट मतलब बल्लेबाज गेंद फेंके जाने से ठीक पहले कैसे हिलता है। हाँ बिल्कुल। और म्हात्रे क्या कर रहे थे? वो क्रीज की गहराई का बहुत ही शानदार इस्तेमाल कर रहे थे। वो बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बना लेते थे। अच्छा। अब सोचो, जब कोई बल्लेबाज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर इतनी जल्दी पोजीशन ले लेता है तो गेंदबाज के पास अपनी लेंथ बदलने का समय नहीं बचता। तो ग्रीन दबाव में आ गए। 100%। उन्होंने अपनी स्वाभाविक लेंथ से समझौता कर लिया। म्हात्रे ने रहाणे के शुरुआत में रन रोकने वाली रणनीति के बीच में एक ऐसा छेद कर दिया
जिससे कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में पहली बार पैनिक फैला। और T20 क्रिकेट में तो जब आपकी मूल रणनीति पावर प्ले में ही फेल हो जाती है तो कप्तान को तुरंत प्लान बी खोजना पड़ता है। और समस्या ये है कि सोचने के लिए समय बहुत कम होता है। बिल्कुल। और ये जो पैनिक था वो मिडिल ओवर्स में भी साफ दिखाई दिया। महात्री के आउट होने के बाद जब बेबी एबी यानी डिवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर आए तो उन्होंने दिग्गज सुनील नरेन की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। और सरफराज खान ने भी अपनी पारी की शुरुआत आते ही चौके से की थी। हाँ, लेकिन इस पूरी पारी का जो सबसे बड़ा माइंड गेम खेला गया ना, वो 12वें ओवर में हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये माइंड गेम किसी बल्लेबाज ने नहीं बल्कि एक गेंदबाज ने खेला था। वो 12वां ओवर कार्तिक त्यागी गेंदबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन 32 गेंदों में 48 रन बनाकर एक बेहद खतरनाक लय में खेल रहे थे। और सैमसन ने त्यागी की पहली ही गेंद पर क्या शानदार छक्का जड़ा था। मतलब रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि उस शॉट की टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी। लेकिन असली जादू तो अगली गेंद पर हुआ ना। त्यागी ने सैमसन को सीधा बोल्ड कर दिया। मेरा मानना है कि ये T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक पलों में से एक था। तो इसे थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। जब एक बल्लेबाज किसी तेज गेंदबाज को इतना लंबा छक्का मारता है तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? सैमसन शायद ये सोच रहे होंगे कि अब त्यागी या तो यॉर्कर डालेंगे या फिर एक तेज बाउंसर मारेंगे। हाँ, क्योंकि तेज गेंदबाजों की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। गुस्सा आता है तो बाउंसर ही फेंकते हैं अक्सर। बिल्कुल। और त्यागी ने इसी पूर्वानुमान का फायदा उठाया। उन्होंने सैमसन के दिमाग को पढ़ लिया था। तो त्यागी ने किया क्या? त्यागी ने एक बेहद सटीक इन स्विंगर डाली। देखो, जब सैमसन ने छक्का मारा था तो उनका शरीर का वजन पिछले पैर पर शिफ्ट हो गया था। अच्छा, यानी बैकफुट पे? हाँ, और अगली गेंद पर भी उनका शरीर अचेतन रूप से उसी बाउंसर या शॉर्ट गेंद की उम्मीद में थोड़ा पीछे की तरफ ही था। त्यागी ने गेंद को गुड लेंथ पर फुल रखा और उसे अंदर की तरफ स्विंग करा दिया। और सैमसन का बल्ला जब तक नीचे आता तब तक गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई स्टंप्स पे लग चुकी थी। बिल्कुल, ये गेंदबाज द्वारा क्रिएट किया गया एक इल्यूजन था। मतलब बल्लेबाज को एक खास तरह की गेंद की उम्मीद दिलाना और फिर कुछ बिल्कुल ही विपरीत फेंक देना। सच में ये किसी जादूगर के स्लाइट ऑफ हैंड यानी हाथ की सफाई जैसा लगता है। मतलब दर्शकों और खुद बल्लेबाज का ध्यान कहीं और है और असली खेल कहीं और ही चल रहा है। हाँ, और त्यागी ने यही चालाकी ब्रेविस के साथ भी तो की थी। 18वें ओवर में जब ब्रेविस 41 रन पर थे और हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे थे, उस वक्त त्यागी ने जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक धीमी गेंद फेंकी। और ब्रेविस लालच में आ गए। उन्होंने बाहरी किनारा दे दिया और कैच आउट हो गए। मैं तो इसे सिर्फ बल्लेबाज की गलती नहीं मानूंगी, यह पूरी तरह से गेंदबाज द्वारा बिछाया गया एक ज्यामितीय जाल था। ज्यामितीय जाल, ये एक बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया है। जब आप ऑफ स्टंप के बाहर वाइड लाइन के पास धीमी गेंद फेंकते हैं तो आप बल्लेबाज को अपने शरीर से दूर शॉट खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। और शरीर से दूर शॉट खेलने में ताकत कम लगती है ना? बिल्कुल, ताकत कम लगती है और गेंद के हवा में जाने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। त्यागी की इन्हीं छोटी लेकिन बेहद धारदार रणनीतियों के कारण और फिर अंत में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन के तेज रनों की बदौलत चेन्नई 20 ओवरों में 192 का बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई 5 विकेट के नुकसान पर। मतलब 193 रनों का लक्ष्य। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के परिदृश्य पर आते हैं। दूसरी पारी शुरू होते ही मैदान पर ओस का प्रभाव एकदम साफ दिखने लगा था। हाँ, ओस बहुत ज्यादा थी। और अगर भौतिकी के नजरिए से देखें तो गीली गेंद साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है। उसे पकड़ना स्पिनरों के लिए तो दूर, तेज गेंदबाजों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। तो परिस्थितियां तकनीकी रूप से कोलकाता के पक्ष में थी, लेकिन फिर वही बात, जो स्कोरबोर्ड का दबाव होता है ना, वो भौतिकी के सारे नियमों पर भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ा। देखो, जब आपको 120 गेंदों में 193 रन चाहिए होते हैं तो हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने की मजबूरी होती है। हाँ, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत हाई था। और ये रिक्वायर्ड रन रेट बल्लेबाज के दिमाग में एक कॉग्निटिव ओवरलोड यानी संज्ञानात्मक बोझ पैदा कर देता है। फिर बल्लेबाज हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलने के बजाय हर गेंद में बाउंड्री खोजने लगता है। और अंशुल कंबोज ने इसी हड़बड़ी का फायदा उठाया। उन्होंने फिन एलन को बहुत जल्दी आउट कर दिया।
हालांकि सुनील नारायण ने 24 रन की एक तेज पारी जरूर खेली, लेकिन खलील अहमद की चतुराई के सामने वे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब चेन्नई की फील्डिंग अपने न्यूनतम स्तर पर थी। अरे हाँ, कप्तान गायकवाड़ और सरफराज खान ने बेहद आसान कैच टपका दिए थे। उस समय तो ऐसा लगा कि जैसे कोलकाता को एक बड़ा जीवन दान मिल गया है। लगा तो था, लेकिन अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की साझेदारी के दौरान डॉट गेंदों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने उस जीवनदान को पूरी तरह व्यर्थ कर दिया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो डॉट गेंदें सिर्फ रन रेट नहीं बढ़ाती, वे ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सी घुटन पैदा कर देती हैं। और इसी घुटन के चरम बिंदु पर 11वें ओवर में अफगानिस्तान के 21 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को गेंद सौंपी गई। ओस होने के बावजूद कप्तान ने स्पिनर पर भरोसा किया, और स्पिनर ने जो किया वो सच में कमाल था। पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे जो 28 रन बनाकर खेल रहे थे, वो आउट हो गए। और इस बार गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने हवा में डाइव लगाते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपका था। बिल्कुल, लेकिन उस ओवर की सबसे बड़ी कहानी तो अगली गेंद थी। हाँ, कैमरून ग्रीन का विकेट। नूर ने कैमरून ग्रीन को एक घातक गुगली पर 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मुझे ना ग्रीन के उस विकेट के पीछे का विज्ञान समझना है। मतलब ग्रीन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ओस में स्पिनर को टर्न नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बेसिक है। फिर वो एक गुगली को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम कैसे हो गए? क्या स्कोरबोर्ड के उस भारी दबाव ने उनकी निर्णय लेने की क्षमता को एकदम धीमा कर दिया था? होता क्या है कि दबाव बल्लेबाज की आंखों के फोकस को बदल देता है। जब रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा होता है तो बल्लेबाज गेंद के टप्पे को देख के ये तय करने लगता है कि उसे शॉट कहां मारना है। अच्छा। वो स्पिनर की कलाई या उंगलियों को पढ़ना बंद कर देते हैं। और नूर अहमद ने बहुत चालाकी की। उन्होंने ओस का मुकाबला कैसे किया? अपनी गेंद की गति बढ़ाकर। मतलब तेज गुगली डाली। बिल्कुल, उन्होंने उस गुगली को हवा में थोड़ा तेज फेंका। गेंद पिच पर पड़ने के बाद स्किड हुई, यानी रुकी नहीं बल्कि और तेजी से अंदर की तरफ आई। और ग्रीन शायद ये सोच रहे थे कि गेंद सीधी रहेगी। हाँ, लेकिन हवा की वो गति और जो स्किड था वो उनके डिफेंस को भेदने के लिए काफी था। नूर अहमद का 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लेना ये साफ साबित करता है कि अगर स्पिनर अपनी गति और ट्रेजेक्टरी के साथ सही प्रयोग करे तो ओस को भी पूरी तरह बेअसर किया जा सकता है। और नूर अहमद के उसी स्पेल ने कोलकाता की कमर तोड़कर रख दी। हालांकि निचले क्रम में रमनदीप सिंह ने 23 गेंदों में 35 रनों की बहुत ही जुझारू पारी जरूर खेली। रोवमन पॉवेल ने भी संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य तब तक बहुत दूर जा चुका था। हाँ, बहुत देर हो चुकी थी। कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 160 रन ही बना सकी, 7 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई के गेंदबाजों ने, खासकर अंशुल कंबोज ने अंतिम ओवरों में जो अनुशासन दिखाया वो काबिले तारीफ था। बिल्कुल, ओस के बीच 193 रनों का बचाव करना ये एक चैंपियन टीम की ही निशानी है। ये मैच चेन्नई की रणनीतिक गहराई को दिखाता है। कैसे? मतलब उनके पास हर स्थिति का एक जवाब तैयार था। जब शुरुआती रणनीति फेल हुई तो युवा महात्रे ने कमान संभाल ली। जब ओस गिरने लगी तो नूर अहमद ने अपनी गति में बदलाव कर लिया। सच में कमाल का गेम अवेयरनेस था। अब इस एक मैच के नतीजे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस बड़े परिदृश्य की ओर चलते हैं जिसने आईपीएल 2026 के गणित को एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना दिया है। हाँ, पॉइंट्स टेबल का घमासान। बिल्कुल, इस एक हार जीत ने पॉइंट्स टेबल में जो उथल-पुथल मचाई है वो समझने लायक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस जीत के साथ तालिका के टॉप हिस्से में अपनी जगह बहुत मजबूत कर ली है। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है। हाँ, राजस्थान तो पॉइंट्स टेबल पर इस तरह मजे से बैठी है कि मानो उनका प्लेऑफ में जाना पहले से ही तय हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त बहुत ही आरामदायक स्थिति में है, लेकिन टूर्नामेंट का असली रोमांच तो पॉइंट्स टेबल के मध्य और निचले हिस्से में चल रहा है। हाँ, जहां पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीमें प्लेऑफ्स की रेस में पूरी तरह बनी हुई हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगभग 5-5 जीत और चाहिए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है ना, वो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का है। हालत खस्ता है उनकी। बहुत खस्ता है। इन दोनों दिग्गज टीमों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अपने बचे हुए 9 मैचों में से 8 मैच जीतने होंगे। बाप रे, 9 में से 8 मैच जीतना, यह आंकड़ा तो सुनने में ही लगभग असंभव सा लगता है। और सबसे बड़ी बात, यहां सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा। सारा खेल नेट रन रेट यानी NRR का है। नेट रन रेट
ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार। इसे एक दोहरी मुद्रा प्रणाली यानी डुअल करेंसी सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, प्लेऑफ में जाने के लिए आपको सिर्फ मैच जीतने वाली करेंसी नहीं चाहिए, बल्कि आपको कितने रनों से जीत मिली वो मार्जिन करेंसी भी चाहिए होती है। मतलब अगर कोलकाता या मुंबई कोई मैच आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतते हैं तो उन्हें पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। हाँ, 2 अंक मिल जाएंगे, लेकिन उनका नेट रन रेट जहां था वहीं अटका रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो यही एनआरआर का सबसे क्रूर गणित है। बिल्कुल। जब किसी टीम को 9 में से 8 मैच जीतने हो और अपना नेट रन रेट भी सुधारना हो, तो वे एक सुरक्षित टेम्पलेट के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मतलब वो आराम से 20 ओवर खेलकर मैच जीतने की नहीं सोच सकते। नहीं, उन्हें एक 20 ओवर के मैच को 15 ओवर के मैच की तरह खेलना पड़ता है। पावर प्ले में हद से ज्यादा जोखिम उठाना उनकी मजबूरी बन जाता है। गेंदबाजों को विकेट लेने वाली बहुत ही आक्रामक फील्डिंग लगानी ही पड़ती है, भले उसमें चौके जाने का डर क्यों ना हो। कई बार ये तर्क दिया जाता है ना कि जब किसी टीम के पास खोने को कुछ नहीं होता, नथिंग टू लूज वाला माइंडसेट, तो वे सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि वो बिना किसी डर के खेलते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है, क्या मुंबई और कोलकाता इस भारी दबाव को एक आक्रामक हथियार में बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि ये खोने को कुछ नहीं वाला माइंडसेट एक बहुत ही भ्रामक धारणा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हकीकत में ये स्थिति टीमों को खतरनाक से ज्यादा प्रिडिक्टेबल यानी अनुमेय बना देती है। अच्छा, मतलब सामने वाली टीम को पहले से पता होता है कि ये क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। विपक्षी टीमों को साफ पता होता है कि इन टीमों को हर हाल में बड़े शॉट खेलने ही हैं। ऐसे में जो चतुर कप्तान होते हैं वे वाइड लाइन के बाहर फील्डर लगा देते हैं या फिर स्पिनरों को बल्लेबाज के शरीर से बहुत दूर गेंदबाजी करने को कहते हैं। और बल्लेबाज अपनी मजबूरी के चलते रन रेट बढ़ाने के चक्कर में उन दूर की गेंदों पर प्रहार करने जाता है और अपनी विकेट कमा बैठता है। एकदम सही। जब आपको हर मैच में एक बड़ा अंतर पैदा करना हो तो गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हमने आज के मैच में भी तो देखा, चेज करते समय कोलकाता पर जो इतना भारी दबाव था, उसने उनसे ऐसी गलतियां करवाई जो वे सामान्य हालात में शायद कभी नहीं करते। बिल्कुल। दबाव आपको निडर नहीं बनाता, वो आपको ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचता। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो इस डीप डाइव का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ है। 19 साल के आयुष मात्रे ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से कोलकाता के वेटिंग गेम को पूरी तरह ध्वस्त किया। कार्तिक त्यागी ने अपनी स्विंग और वाइड लाइन की ज्यामिति से संजू सैमसन और ब्रेविस जैसे सेट बल्लेबाजों को चकमा दिया। और नूर अहमद ने रिक्वायर्ड रन रेट की उसी दबाव का फायदा उठाकर ओस होने के बावजूद कैमरून ग्रीन जैसे दिग्गजों का शिकार किया। तो इस निष्कर्ष में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि क्रिकेट शारीरिक ताकत और कौशल का खेल जरूर है, लेकिन जब दो बराबर की कीमें आमने सामने होती है ना, तो मैच उस जगह जीता जाता है जिसे हम गेम अवेयरनेस कहते हैं। बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ बल्ले से गेंद को जोर से नहीं मारा था, उन्होंने ये पढ़ा कि विपक्षी टीम असल में किस बात से डरी हुई है और उन्होंने ठीक उसी डर पर प्रहार किया। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। आज के T20 क्रिकेट को पूरी तरह से डेटा और एनालिटिक्स का खेल माना जाता है। हाँ, हर चीज का डेटा मौजूद है आज। बिल्कुल। हर टीम के ड्रेसिंग रूम में विश्लेषक अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं जो बताते हैं कि किस बल्लेबाज को कहाँ गेंद फेंकनी है या मैचअप्स किसके पक्ष में है। लेकिन इस मैच में हमने जो देखा वो लैपटॉप पर नहीं बताया जा सकता। को पढ़कर अगली गेंद अचानक इन स्विंगर डालना हो या फिर नूर अहमद का बल्लेबाज की हड़बड़ी को भांपकर गुगली की गति को अचानक बढ़ा देना हो, ये सब किसी स्क्रीन पर नहीं आता। ये इंस्टिंक्ट है, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो मैदान के बीच खड़े होकर ही महसूस की जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आधुनिक क्रिकेट में टीमें डेटा और पावर हिटिंग के गणित पर इतनी ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं कि वे उस गेम अवेयरनेस और चालाकी को भूल रही हैं? वो चालाकी जो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों के डीएनए में पूरी तरह रची बसी है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि क्या क्रिकेट का असली फैसला आज भी मशीनें नहीं बल्कि दो इंसानी दिमागों के बीच चल रहा वो क्षणिक द्वंद्व ही करता है। ये एक ऐसा विचार है जो इस खेल को देखने के पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। सच में। तो अगली बार जब कोई बड़ा छक्का लगे ना, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस छक्के के बाद गेंदबाज के दिमाग में अगली चाल क्या पक रही है।
आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों में फिर से उतरेंगे।